हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज की रिडल डिस्कशन में। सुमित सर क्यों नहीं आए? तो क्योंकि उनके घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी आ रखी है। जैसे वो रिजॉल्व होगी वो दोबारा हमारे साथ सेशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैं आपके साथ हूं और हम कोई भी दिन मिस नहीं कर सकते क्योंकि एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें कॉन्टेक्स्ट पता लगता है चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। जो पहला टॉपिक है वो बात करता है माओइज्म के बारे में। कैसे माओइज्म से अगर आपको लड़ना है या नक्सलिज्म से अगर लड़ना है तो केवल आप बंदूकों के सहारे नहीं लड़ सकते। यू नीड डेवलपमेंट। अब एक सवाल आपके मन में सीधा सीधा आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये माओइज्म होता क्या है, ये नक्सलिज्म क्या होता है, क्या दोनों सेम है? अगर सेम है तो नाम अलग क्यों है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसे क्यों कहते हैं? तो देखिए, एक चीज समझिए, माओइज्म क्या है। एक चाइनीज डिक्टेटर थे माओ जेडंग, उनका आइडिया है और उनकी विचारधारा है माओइज्म। तो जो माओ के विचारों से इंस्पायर्ड होने माओइस्ट कहते हैं। और माओइज्म की विचारधारा है क्या? तो इन्होंने सबसे पहले एक विचारधारा थी कम्युनिज्म, जहां पर कहा यह गया था कि जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कैपिटलिस्टों की एजेंट है। उसको हराएंगे, उसको हराने के लिए अगर हमें आर्म स्ट्रगल भी करना पड़ा तो हम करेंगे। तो उसके हिसाब से दुनिया के सारे मजदूर, सारे लेबर जो है वो एक साथ आएंगे और लेबर फोर्स मिलकर क्रांति करेगी। उस क्रांति के तहत वो लोग सरकार के ऊपर या स्टेट के ऊपर अपना कब्जा जमाएंगे और फिर वहां से खुद की सरकार चलाएंगे। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ कलेक्टिवाइज हो जाएगा, सब कुछ हम अपनी जरूरतों के हिसाब से लोगों को बांट सकेंगे, सब कुछ एक साथ कंट्रोल किया जा सकेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये था कम्युनिज्म का आइडिया। माओ ने इसको बदलते हुए ये कहा कि लेबर फोर्स के द्वारा नहीं, फार्मर्स या पेजेंट के द्वारा, छोटे किसानों के थ्रू ये विद्रोह होगा। और उन्होंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और तो ये कहलाया माओइज्म। अब माओइज्म शुरू कहां से हुआ? तो चाइना से। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना से विचारधारा भारत की ओर भी बढ़ी। और भारत में एक गांव है नक्सलबाड़ी। वहां नक्सलबाड़ी में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में एक भूमि अधिग्रहण के विरोध में एक पूरा आंदोलन हुआ। अधिग्रहण तो ना कहें, जमीन पे जो रेतदार होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको उनका जमीन का हक नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ एक विद्रोह हुआ जो पूरे देश में फैल गया। तो नक्सलबाड़ी से शुरू होने की वजह से इसे नक्सलिज्म कहा गया। और जिस विचारधारा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे वो विचारधारा थी माओइज्म, यानी माओ की विचारधारा। तो इसलिए नक्सलबाड़ी से ये स्प्रेड हुआ और इसलिए इसे नक्सलिज्म भी कहते हैं। तो माओइज्म नक्सलिज्म नक्सलबाड़ी से स्टार्ट हुआ, इसे नक्सलिज्म कहते हैं। ये माओ की आइडिया से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसे हम माओइज्म भी कहते हैं। तो बात बराबर है, भारत में जगह थी, इसके हिसाब से इसका नाम पड़ा। अब एक शब्द और आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या अर्बन नक्सल। ये क्या होते हैं? अब देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी से कहते हैं, इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट की विचारधारा से प्रेरित है। इनका भी मानना है कि स्टेट पर कंट्रोल, जो अभी सरकारें हैं, जो हमारा तंत्र है, वो कैपिटलिस्टों के द्वारा कब्जे में चल रहा है, वो न्याय नहीं कर पाता। इसलिए इसे एक कह सकते हैं लेफ्ट विंग से काफी ज्यादा प्रेरित है, इससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। ये हो गई बेसिक कहानी। अब भारत में एक पॉइंट था जब ये बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, रेड कॉरिडोर कहते थे पूरा इलाका। और इनका सपना ये था कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक इनका ही कब्जा होगा, यानी पशुपति नेपाल में और तिरुपति भारत में, जो आंध्रा में, वहां तक इनका पूरा कब्जा होगा। इनका एक पूरा रेड कॉरिडोर था जहां इनकी बहुत ज्यादा शक्ति थी। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, उड़ीसा की बात करें, आंध्रा की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें। और उसके बाद लगातार गवर्नमेंट ने पूरा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ग्रीन हंट, और सुलमा जुदुम को खड़ा किया, जहां लोगों को हथियार दिए गए लड़ने के लिए नक्सलाइट से। हमने डेवलपमेंट पर भी काम किया। एक तरफ जहां हमने विनिंग द हार्ट वाला फॉर्मूला इख्तियार किया कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे, और दूसरा अगर हथियारों से लड़ना है तो वो भी लड़ेंगे। और आखिरकार हम काफी सक्सेसफुल इसमें हुए। लेकिन इस आर्टिकल का कोर ये है कि आप केवल बंदूक पे फोकस नहीं कर सकते। अभी भी कई जगह ये प्रोमिनेंट है, तो इसको हराने के लिए आपको डेवलपमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अभी जो ऑपरेशन माओइज्म के खिलाफ चल रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ में काफी सक्सेस देखी गई, और कई उसमें से लोगों ने सरेंडर भी किया, गवर्नमेंट ने इसका स्वागत भी किया, और लोगों को बोला कि आप भी सरेंडर करिए, अब आपको रिहेबिलिटेट तक करेंगे। नक्सलिज्म के साथ दिक्कत ये है कि नक्सलिज्म में आम लोग शामिल होते हैं, छोटे मोटे किसान। उनको ये तो डरा के धमका के उसके इसमें जोड़ा जाता है, जिससे काफी ज्यादा आप सीधा सीधा पॉइंट ब्लैंक फायर नहीं कर सकते। वो कोई विदेश से आए हुए आतंकवादी नहीं है, वो आपके ही देश के लोग हैं, या किसी डर की वजह से या उनको आइडियोलॉजिकली इस तरह से मोटिवेट करके उनसे काम करवाए जाते हैं। वो तो छोटे गरीब किसान होते हैं। जो ओरिजिनल मूवमेंट थी वो ऐसी थी, लेकिन अब वो चीजें बदल गई। अब वो छोटे गरीब किसान AK-47 AK-56 लेके कहाँ से आ रहे हैं? वो सब चाइना के थ्रू अलग अलग एरिया से इनके पास पहुंचता है। तो आज माओइज्म की एक बहुत पुराना इतिहास है। प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस की पॉलिसीज या पिछली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की वजह से ये और फल फूल रहे थे। अगर हमने डेवलपमेंट में फोकस किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती, जो एक रियलिटी भी है। इस आर्टिकल में बोला गया कि इसकी कहानी बहुत बड़ी है, और इसकी वजह ये है कि आज जो टर्म अर्बन नक्सल वगैरह हम यूज करते हैं, इसकी कहानी ये है कि आज भी कई लेवल पे जो इंडिया में डेवलपमेंटल का डेफिसिट है, डेवलपमेंट डेफिसिट, यानी जो गांव के इलाके हैं या जो ऐसे इलाके जहाँ संसाधन है, अगर आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें, या जम के संसाधन मिलता है,
उन्हीं के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसलिए वो ज़्यादा अपने आप को मजबूर महसूस करता है, इसलिए उन्हें हथियार उठाने की मजबूरी होती है और उनको आइडियोलॉजिकली भी आप इजीली इस झांसे में ला सकते हैं या फिर इस तरह उनको इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हैं कि वो इस भावना के साथ बह चले। तो 1946 में रिवोल्ट पहले स्टार्ट हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पहला रिवोल्ट स्टार्ट किया था तेलंगाना के निज़ाम के खिलाफ। हैदराबाद हुआ करता था उस समय में, ये निज़ाम के खिलाफ ये शुरू हुआ था। कहा था कि भाई भारत की जो आज़ादी है नकली है, इस शैम इंडिपेंडेंस से हम असली आज़ादी लेंगे। एक पूरा विद्रोह कम्युनिस्टों ने किया था भारत की सरकार के खिलाफ, जिसे गवर्नमेंट ने कुचला था, सक्सेसफुली कुचला था। और उसके बाद भारत में भूदान शुरू हुआ, जहां बात की गई कि भाई आप जमीन गिफ्ट में दीजिए, और ताकि वो एक तरह का लैंड रिफॉर्मेशन हो सके, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि भारत उस समय में जमीनें जो थी वो कुछ जमींदारों के हाथों में सब कुछ हुआ करता था। लेकिन ये मूवमेंट भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, किसानों के पास जमीन नहीं थी, भारत आज़ाद हुआ था, किसानों के पास जमीन ही नहीं है, सब कुछ जमींदारों के पास है। तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष था, जिसके कारणवश एक पूरा विद्रोह खड़ा होता है। और इसी विद्रोह से का फायदा उठा के, इसी जो द्वेष का फायदा उठा के जो माओइज्म की फिलॉसफी है वो भारत में जड़ पकड़ती है, और नक्सलबाड़ी के गांव से शुरू होता है एक विद्रोह, जिसे हम नक्सलिज्म के टाइम में आज हम कहते हैं नक्सलिज्म है। और वहां से 1972-75 तक ये बहुत ज्यादा इसको दबाने की कोशिश की गई, इसको दबाना इन द सेंस इसको खत्म करने की कोशिश की, जो जरूरी था। हमने इसके लिए पुलिस एक्शन और लैंड रिफॉर्म दोनों पे काम किया, लेकिन ये मूवमेंट उतनी जल्दी खत्म नहीं हुई, विद्रोह उतना जल्दी खत्म नहीं हुआ। ये विद्रोह या जिसकी भावना थी कि भाई हम किसानों के साथ न्याय करेंगे, ये सब करेंगे, भावना ठीक थी, लेकिन समय के साथ ये पूरी तरह से एक तरह से आतंकवाद का सहारा लेने लग गया, आम लोगों को मारने लग गया, पुलिस की चौकियां उड़ाने लग गए, स्कूलों को उड़ाने लग गए कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होने ही नहीं देंगे, स्टेट का एजेंट ही चोर है, स्टेट जो भी करेगा वो हमें हमारे गांव के लोगों के बुरे के लिए ही कर रहा है। तो गांव वालों को भी दिख रहा था कि भाई ये तो हमें जो हमारी ग्रोथ के लिए भी रोड बन रही है, सड़क बन रही है, उसका भी विरोध करने लग गए। जिस चीज के लिए मूवमेंट खड़ी हुई कि यहाँ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, अब आप उसका भी विरोध कर रहे हो। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि नक्सलाइट्स को लगता था कि अगर यहाँ डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, तो भाई ये हमारी बात नहीं सुनेंगे ना गांव वाले। तो जो मूवमेंट कुछ एक अलग इंटेंशन के साथ स्टार्ट हुई, वो एग्रेसिव हुई, वायलेंट हुई। सरकार ने भी फिर कदम उठाया इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर कोई बंदूक उठाने लगे तो देश कैसे चलेगा। और आखिरकार धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल करने में हम कामयाब भी हुए। तो कई सारे लीडर्स आए, कई जगह से इसको फिलोसॉफिकल सपोर्ट भी मिला, कई लोगों से इसको लीडरशिप सपोर्ट मिला। इन्होंने कैडर खड़े किए। इस रेवोल्यूशन के मोहपाश में कई लोग फंसे। एक मूवी है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बड़ी अच्छी फिल्म है, अगर आपको मौका लगे जरूर देखिए। वहां पर इसके बारे में काफी अच्छी फिल्म इसमें दिखाया गया, कैसे लोग इससे इंस्पायर होते हैं बड़े बड़े आइडियाज से, पर जब रियलिटी पता लगती है तो वो कुछ और होती है। तो इसी मूवमेंट की वजह से कई सारे अटैक्स हुए, कई लोगों को मारा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया, और कई सारे माओइस्ट फोर्सेस के जो कैडर थे वो लड़ते रहे। उसकी वजह से काफी सारे लीडर्स भी मारे गए, और इवेंचुअली सरकार ने भी अपना पूरा जोर लगाया कि इनको खत्म करना है। उनका सपना जो था पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का, वो ध्वस्त हो गया। और एक समय में जो 1/3 भारत के राज्य थे जिन पर ये प्रभावित थे रेड मैप पे, आज वो रियलिटी नहीं है। लेकिन इस सब के पीछे ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई और अभी भी जो सस्टेन कर रही है, उसके पीछे केवल यही नहीं कि हथियार से आप जाके मार दो, उनको हरा दो। इट इज नॉट इनफ। आपको पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी जमीन पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो गवर्नमेंट को सोशियो इकोनॉमिक रूट्स को समझना होगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे पहले भी प्लानिंग कमीशन ने बोला था, एक डेवलपमेंट चैलेंज इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज 2008 की रिपोर्ट थी, जहां बताया था इन इलाकों में अगर हम डेवलपमेंट कर पाए तो चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो पॉवर्टी को कम करना, एक्सप्लॉयटेशन को कम करना, और एक ऐसी चीजें मुहैया कराना जिससे यहाँ पर इक्वालिटी आए। और गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम बड़े स्केल पे लॉन्च करने पड़ेंगे, ताकि इन चीजों में ये जो लोग भटक जा रहे हैं, ये जो इनको लग रहा है कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ है, वो भावना ही खत्म हो जाए। इवन सलमा जुदम जो शुरू किया गया था, जहां पर सरकार ने अपनी तरफ से कुछ गांव वालों को ट्रेन किया था, उन्हें हथियार दिए थे कि भाई आप सामने वाले नक्सलवादियों से लड़ो, यानी दो तरह की फोर्स खुद से खड़ी की थी। उसमें भी रिसर्च स्टडीज को कोट करते हुए देखा था कि माओइज्म को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपको सलमा जुर्म से नहीं, डेवलपमेंट से खत्म करना होगा। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ अगर ये होता है तो आर्म्ड रेबेलियन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमें किसी भी इलाके की सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझना होगा। अगर वहाँ स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, रोजगार होगा, बेहतर सुविधाएं होंगी, लोगों को ये लगेगा कि जो संसाधन उनके इलाके में है, उस संसाधन का इस्तेमाल उनके ही डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, तो ये भावनाएं कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस लिमिटेड थी, और इसी वजह से माओइज्म यहाँ फल फूल रहा था। कुछ समय बाद माओइस्टों को अपने लिए कैडर भर्ती करना मुश्किल होने लग गया, लीडरशिप मुश्किल होने लग गई। गवर्नमेंट ने बहुत तेजी के साथ इनके खिलाफ अपना फॉरवर्ड मार्च किया, जहां स्ट्रांगली इनका सामना जो सीआरपीएफ ने और बाकी पुलिस फोर्सेस ने किया, जिसकी वजह से इनको कंट्रोल करने में हम बहुत हद तक कामयाब है। आज के टाइम में इनके लिए रिक्रूटमेंट करना बहुत मुश्किल काम हो गया, और इसीलिए अब
गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए कि माओइज्म जो ऑलमोस्ट अपने आखिरी एंड तक पहुंच चुका है, माओइस्ट सरेंडर कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से क्रश करने के लिए हमें केवल पुलिस और हथियारों की नहीं, हमें डेवलपमेंट पे फोकस करने की जरूरत है। और रियलिटी ये है कि जो रेड कॉरिडोर पहले हुआ करता था, वहां पर भी गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है ताकि चीजें बेहतर तरीके के साथ डेवलप हो पाए। अगर हमें माओइज्म को खत्म करना है तो लोगों के मन से माओइज्म का ऑप्शन ही खत्म करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा डेमोक्रेसी आपकी, देश आपका, आप इसको चलाइए, आप इस नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए, आप भी इसके हिस्सेदार हैं, तभी जाकर रियल सेंस में माओइज्म खत्म हो पाएगा। तो याद रखिए, एक डायमेंशन जहां चीजें बैलेंस करनी है उसकी बात इस आर्टिकल ने की है। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं जहां बात हो रही है ग्लोबलिज्म और मिनी लेटरलिज्म के ऊपर। अब सवाल आता है कि ग्लोबलिज्म खत्म हो चुका है और इंडिया को रीजनल लीडर बनने की तैयारी करनी चाहिए। तो पहली बात, क्या है ग्लोबलिज्म, क्या है रीजनलिज्म? अभी तक दुनिया में बात थी कि हम ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े मल्टीलैटरल संस्थान बनेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जिसके दुनिया के हर देश मेंबर होंगे, जैसे यूएन हो गया, जहां पर लगभग दुनिया के हर देश है, बड़ी ग्लोबल बॉडीज जहां पर एक कंसेंसस के साथ या सर्वसम्मति से फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अब उसका समय जाता दिख रहा है, चाहे हम यूएन की बात करें, चाहे डब्ल्यूटीओ की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होती जा रही है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया है कैसे भारत को ग्लोबलिज्म की जगह अब रीजनलिज्म पे फोकस करना चाहिए। क्यों? अब मौका है जहां हम मिनी लैटरल्स के ऊपर फोकस करें, यानी ऐसे ग्रुप जहां बहुत सारे देश नहीं पर रीजनल ग्रुप्स हैं, ऐसे देश हैं जिनका उद्देश्य सेम है, जिनके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, जिनके इंटरेस्ट सेम है, उनके कॉमन कंसर्न्स हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से चीजों को डेवलप कर पाए। तो यहाँ ग्लोबलिज्म की जगह मिनी लैटरल्स का समय आ चुका है, उसकी बात की गई है। तो आयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले समझते हैं बात क्या हो रही है। बात यह हो रही है, इनका कहना है कि ग्लोबलिज्म की जब बात थी तब कहा जा रहा था ग्लोबल बॉडीज बनेंगी, लेकिन उसका समय हट चुका है। अब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, किसी भी ज्योग्राफी की पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहां पर सारी कहानी होती है कि इस रीजन में क्या चल रहा है। आज सेंट्रल एशिया में उतना कुछ नहीं हो रहा, आज सब कुछ इंडो पैसिफिक में हो रहा है, जहां पर एक पूरी की तरह अमेरिका, चाइना, इंडिया सब कंपीट कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब इंडो पैसिफिक पे फोकस नहीं था, आज इंडो पैसिफिक, बे ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो हर रीजन अपनी जियो पॉलिटिक्स की वजह से इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। इसलिए हमें भी फोकस करना चाहिए रीजनलिज्म की तरफ। जिस इलाके का रीजनल ग्रोथ होगा, जहां पर रीजनल पावर स्ट्रांग होंगी, वहीं पर पावर रिजाइड करेगी और वहीं से आप शक्तिशाली बनेंगे। तो जहां तक दुनिया अब जियो पॉलिटिक्स को ग्रुप और रीजन्स की बात कर रही है, उसमें भी रीजनलिज्म अब हावी हो रहा है। इसका पहला इफेक्ट अगर हम देखें, इस आर्टिकल में बताया गया कि दुनिया में ग्लोबल बॉडी बनाने, ग्लोबलिज्म की शुरुआत कहां से हुई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वुडरो विल्सन का फेमस कोट है कि दुनिया एक जंगल है, इसको हमें जू बनाना पड़ेगा। अगर जू बनाएंगे तभी ये जानवर कंट्रोल में रहेंगे, देश जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए बना था पहला लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस की बात की वुडरो विल्सन ने, और अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनके जो सक्सेसर थे वॉरेन हार्डिंग, उन्होंने कहा भाई ये काम करने वाली चीज नहीं है, हमें अपनी पावर्स खोनी पड़ेगी, हम कमजोर क्यों हो। तो ये लीग खत्म हो गई। फिर दूसरी बार जब आया तो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत करी, अटलांटिक चार्टर आया, इन्होंने मार्शल प्लान लेके आए, ग्लोबल ऑर्डर की बात की, ग्लोबल बॉडी बनाने की बात की, यूएन अमल में आया। लेकिन फिर भी यूएन कमजोर था। उसके मुकाबले में यूएसएसआर और यूएसएसआर और यूएसए, जो दो बड़े ग्रुप्स थे, इनके खुद के रीजनल ग्रुप्स, यूएसए का नेटो और यूएसएसआर का आपका वार्सो पैक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गए जो चीजों को डिक्टेट करते थे, जहां से लोग इंस्पायर होते थे, ना कि यूएन से। तो मल्टीलैटरल गवर्नेंस की बात करना केवल एक इल्यूजन था जो कभी असल में हुआ नहीं। जब यूएन को इन्होंने खड़ा किया तब भी दोनों ने अपने अपने अलग अलग, नेटो अमेरिका वाला और जो वार्सो पैक्ट साउथ, जो आपकी ईस्ट यूरोप है, उसने रशिया ने खड़ा कर दिया था, यूएसएसआर ने खड़ा कर दिया था। तो ब्लॉक बनाना और उसका इस्तेमाल करना शुरू से चलता आ रहा था। और अभी जिस वक्त में हम पहुंच रहे हैं वहां पर तो और चीजें बदल रही हैं। जब यूएसएसआर था, जब यूएसए दो सुपर पावर्स थी, तब दो बड़े ग्रुप्स बने, नैम भी बना, कोरिया वियतनाम में अपना दबदबा चाइना ने दिखाने की कोशिश की। तो देखो चाइना ने कैसे अपने रीजन में अपने आप को पुश करना स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिकली। तो समय वही था उस समय भी और आज भी वही है, जहां आपको पूरी दुनिया की ग्लोबल बॉडी सक्सेस नहीं हो सकती, आपको रीजनल ग्रुप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। भारत ने हमेशा से ही रोमांटिक अप्रोच के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखा कि सर्वजन सुखाए की बात, सबका भला हो, सबके साथ सबका विकास हो, वर्ल्ड एज वन फैमिली की बात की, लेकिन वो रियलिटी हो नहीं सकी। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम पहले कि एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वहां क्या कोशिश, एशिया में ग्रुप बनाकर उस पर काम करेंगे, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। और बदले में हुआ क्या, तो हमने नॉन अलाइनमेंट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करी, ग्लोबल साउथ की बात करी। चाइना ने हालांकि अपनी मिलिट्री के ऊपर काम किया और अपना एक जियो पॉलिटिकल स्फीयर बना लिया। भारत ने ऐसा नहीं किया था और इसका नुकसान भारत को दिखा। और आखिरकार आते आते हमें पता लग रहा है ग्लोबलिस्ट ड्रीम जो है ना, कि दुनिया के सब देश एक साथ काम करेंगे, डेवलपमेंट होगी, वो नहीं हो सकता है।
समय आ चुका है जब हम पोस्ट ग्लोबलिस्ट एरा में जी रहे हैं, जहाँ पे हर इलाके का अपना खुद का इंटरेस्ट है। सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया को डेवलपमेंट मार्केट के हिसाब से चाहिए। ईस्ट यूरोप में आज यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद विवाद और बढ़ गया है। यूरोपियन कंट्रीज ने, वो जो वेस्टर्न यूरोप की थी, उन्होंने अपना यूरोपियन यूनियन बनाया, जिससे वो ग्रो करते चले गए और चीज़ें अलग तरह की हो चुकी हैं। जहाँ साउथ अमेरिका में आपके पास पैसिफिक अलायंस नाम का ग्रुप है, मर्कूसर जैसे ग्रुप हैं। हर हिस्सा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। कहीं आसियान है, कहीं मर्कूसर है, कहीं ईयू है। तो ज़रूरत है कि हर रीजन के समझते हुए उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और इसलिए भारत के लिए भी अगर एक पावर बनना है तो यहाँ पर आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगर बनाना है तो अपने खुद के रीजन में एक रीजनल बॉडी को लीड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है सार्क, जो खड़ा किया गया था इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए, पर सार्क कभी मटेरियलाइज ही नहीं हो पाया क्योंकि भारत पाकिस्तान में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल ने इसको शुरू किया था, भारत पाकिस्तान में जुड़े और ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बदले में हमने सोचा बिम्स्टेक पर हम काम करेंगे, पर बिम्स्टेक में भी किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको पुश नहीं कर पा रहे। इतने सालों से बिम्स्टेक बना, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स कम हुई, कोई फैसले नहीं लिए गए, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया। IORA 1997 में बना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसमें भी कुछ बड़ी चीजें नहीं हो पाई क्योंकि हमारा फोकस भी इन पे नहीं था। तो अब जरूरत है कि जब तक हम मिनी लैटरल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम कोई बड़ी बॉडी खड़ी नहीं कर पाएंगे, बड़ा ग्रुप खड़ा नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को एज अ पावरफुल कंट्री शोकेस नहीं कर पाएंगे। जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की सारी कंट्रीज में अलग अलग रीजन्स हैं, इन सब का अलग अलग इंटरेस्ट है। मैक्सिको और भारत के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते, यही बात की गई है। अगर आप ग्लोबल साउथ जैसे आइडियाज को पुश करोगे तो वो अच्छा है फेस वैल्यू के लिए। इंडियन ओशन रीजन में फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हमें ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी और इंट्रोगेशन में फोकस करना चाहिए। जैसे अभी हम इंडो पैसिफिक रीजन की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आसियान उसके बीच में सेंट्रल है, वी बिलीव इन आसियान सेंट्रलिटी। इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस आसियान सबसे महत्वपूर्ण है। तो आसियान के जो 10 देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो शायद हम यहाँ कुछ सब रीजनल ग्रुप खड़ा कर पाए, एक उनके बीच में दोस्ती बढ़ा सके जिससे हमें फायदा होगा। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम इन चीज़ों को डेवलप करें। भारत ने सार्क को रीजनोवेट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। बिम्स्टेक के पास बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन बिम्स्टेक भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी तक 6 बार मिले, एक बार तो वर्चुअल मीट हुआ है। तो अब फिर बिम्स्टेक बैंकॉक, प्राइम मिनिस्टर मोदी बैंकॉक गए बिम्स्टेक की मीटिंग में, तो लग रहा है कि शायद दोबारा हम बिम्स्टेक को प्रायोरिटाइज करेंगे, शायद फिर से हम इस रीजनल ग्रुप के ऊपर फोकस कर सकें। हमारा सागर इनिशिएटिव, हमारा महासागर इनिशिएटिव जो बड़े लेवल पे चीज़ों को इवॉल्व करके जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि अभी हम अपने रीजन में भी कुछ खड़ा करें, कोई ऐसी बॉडी जिसके थ्रू हम अपनी लीडरशिप को शोकेस कर सकें। अगर हमें इंडो पैसिफिक के रीजन में भी फोकस करना है तो इंडियन ओशन रीजन में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है, जो हम सीधा सीधा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अलग अलग ग्रुप, जैसे बिम्स्टेक हो गया, वेस्टर्न इंडियन ओशन इनिशिएटिव हो गया, आप ट्राइलेटरल जो कोऑपरेशन करते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात कर लो। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जिसमें इंडिया है, मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका है, इसको ले लो आप बिम्स्टेक की बात कर लो, आप BBIN की बात कर लो। ऐसे आप छोटे छोटे मल्टीलैटरल ग्रुप बनाकर चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। रीजनल अलायंसेस में दुनिया भर में दिक्कतें हैं, लेकिन आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन होगा तो तभी जाकर हम इस रीजन में मिनीलैटरल्स को खड़ा कर पाएंगे। मिनीलैटरल मतलब छोटे ग्रुप्स जो उस पूरे रीजन सिक्योर करने में बड़ा रोल निभाएंगे। इसलिए ग्लोबलिज्म खत्म हो रहा है तो भारत को अपने रीजन पर और इस पूरे रीजन में एक रीजनल लीडर बनने के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस आर्टिकल का सार था। तो रीजनल लीडर कैसे बनोगे? अगर आपको इंडियन ओशन रीजन पर ही फोकस करना है तो आपको इंडियन ओशन रीजन में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिस पर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात कर लो, जैसे आप बिम्स्टेक की बात कर लो, जैसे आप BBIN को डेवलप कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग मिनी लैटरल्स को लेकर एक पूरे रीजन पे अपना दबदबा बना सकते हो। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है मेंटल हेल्थ पॉलिसी के बारे में। पेपर 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो ये रहा है कि भारत में अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग जगहों पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट सुसाइड के नंबर्स फार्मर सुसाइड से ज्यादा हो चुके हैं भारत देश में। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक टास्क फोर्स बनाई ताकि सुसाइड कम हो स्टूडेंट्स में कैंपसेस के अंदर। दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर की फैमिली मेंबर्स के कहने पर कि उनके बच्चों की जो सुसाइड हुई उसके ऊपर आप FIR फोकस करो। और IT काउंसिल ने बोला कि वो 0 टेरर ऑर्डर्स रखेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेशन कम हो। पर हमें समझना पड़ेगा कि कॉलेज कैंपसेस पे सुसाइड सिर्फ मार्क्स कमाने या वर्कलोड की वजह से नहीं है। जो कास्ट, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस अक्सर होता है कि भाई आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे तो आप इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे कोई दिक्कत रह गई होगी।
लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम है तो हम कैंपस में और साइकोलॉजिस्ट लेके आ जाएंगे, वो बात करेंगे तो बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सोशो कल्चर प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा डीप है। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो बायस इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का है तो कहाँ जाएगा वो? क्या उसको कैंपस में कभी एक्सेप्टेंस उस तरह से मिलेगी जैसा एक नॉर्मल मेल या फीमेल को मिलती है? नहीं मिलेगी। हमें सुसाइड फ्री कैंपसेस अगर बनाने हैं तो हमें स्टिग्मा फ्री एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि कैंपसेस जो है वहां पर खुशियां, पीस ऑफ माइंड हो सभी बच्चों के बीच में, ना कि बायस्ड पॉलिसीज हो और केवल आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे फोकस करें। आपको कम्युनिटी लेवल पर चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, ये इसका कोर थीम है। जैसे किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें जो 2023 आईडीज की है, उनमें से किसी ने भी क्वियर एफर्मेटिव या ट्रांस इंक्लूसिव पर्सनल जेंडर प्रोनाउंस का नाम यूज ही नहीं किया। ट्रांसजेंडर्स को आप इंक्लूसिव फील करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ना ही आप क्वियर कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो। लैंग्वेज जैसी आप बोलोगे उसी के थ्रू डिसाइड होता है कि आप क्या एक्शन लोगे। जब आपकी लैंग्वेज ही डिस्क्रिमिनेटरी है तो एक्शन तो डिस्क्रिमिनेटरी होगा ही होगा। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे कि सभी कम्युनिटी के लोग अपने आप को इन्वॉल्व फील करें। जैसे शी, हर, दे, देम या ही, हिम जैसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करने से कुछ बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा समाज पर उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद एक कम्युनिटी है जो इन्वॉल्व फील करे, जो बिलोंग फील करे उस कैंपस को। तो हमें जेंडर सेक्सुअलिटी को लेकर जो एक्सक्लूशनरी लैंग्वेज है, यानी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, उनके साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल जिसके साथ उनको लगे कि वो अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जैसे मेल फीमेल दो ही हमारे देश में जेंडर का एक नॉर्मल टेम्पलेट है, उसको तोड़ते हुए हमें नॉन बाइनरी पीपल को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई आपको जेंडर स्टेरियोटाइप से लड़ना पड़ेगा। अगर आप उससे लड़ोगे नहीं तो चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। उन्होंने एक हैंडबुक तक की बात करी है कि भाई आप कैसे अनबायस्ड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, पर हमारे कैंपसेस में उसका इस्तेमाल नहीं होता। ना ही टीचर्स को पता है, ना ही स्टूडेंट्स को पता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाइनरी ग्रुप का नहीं है तो उसके लिए जेंडर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना, उसकी आइडेंटिटी की सेफ्टी का माहौल क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम डाइवर्स जेंडर और सेक्सुअल लोगों को नहीं रखेंगे कैंपसेस में, जेंडर इंक्लूसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या वो व्यक्ति कभी भी कैंपस में एज अ पार्ट ऑफ कैंपस अपने आप को समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन बात जब टीचर्स की आती है तो टीचर्स भी मेजरली ग्रेड के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई कितने नंबर आए, नंबर पे हम फोकस करने में, पढ़ाना हमारा काम है। अटेंडेंस के ऊपर अलग अलग पॉलिसीज बनती है, उसमें ये फोकस नहीं होता कि इंटरेक्शन कितना हो रहा है स्टूडेंट का टीचर के साथ। क्या वो महसूस कर पाते हैं कि हाँ हम इस टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम इस कैंपस का पार्ट है। कंपैशनेट, नन जजमेंटल, एम्पैथेटिक कम्युनिटीज क्या हम बिल्ड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो स्टूडेंट अकेला महसूस करेंगे। और जब कैंपस पर डिस्क्रिमिनेशन है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो उनको एकोमोडेट नहीं करती, तो इस तरह की पॉलिसीज के साथ कोई भी स्टूडेंट कैसे महसूस करेगा कि भाई हाँ मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। और जब स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जब परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, तो इवेंचुअली कोई भी सुसाइड जैसा कदम उठा सकता है। तो पर केवल साइकोलॉजी इसका रिसोल्यूशन नहीं है। कैंपस पॉलिसीज, कैंपस की लैंग्वेजेस, टीचर्स का इंटरेक्शन, स्टूडेंट कम्युनिटीज, इन सब के ऊपर काम करना जरूरी है। तभी जाकर हम कह सकते हैं कि अगर इंटरेक्शन बेहतर होगा, कम्युनिटी बेहतर होगी, लैंग्वेजेस बेहतर होंगे, तब जाकर ही बेहतर एक डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट होगा, जिससे हम बेहतर तरीके से हर वर्ग के लिए एक अप्रोचेबल, एक ऐसा कैंपस तैयार कर पाएंगे जहां कंपैशन और डेमोक्रेसी होगी। अभी जो पॉलिसीज है मेंटल हेल्थ को केवल मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर फोकस करती है, बॉटम अप अप्रोच के ऊपर फोकस नहीं करती। तो हमें जरूरत है कि हम बॉटम अप अप्रोच के ऊपर फोकस करें कि देखिए हर कैंपस में अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी अलग अलग सेंसिटिविटी है। तो उन सभी सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए, उन कॉन्टेक्स्ट, उस डाइवर्सिटी को समझते हुए, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से है, कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या उनके लिए इंग्लिश सिखाने की क्लासेस नहीं हो सकती? कोई हो सकता है किसी और कारणवश मार्क्स की वजह से इनको परेशानी हो, तो वो हर कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए उसके हिसाब से आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी जाकर आप यहाँ पर चीजें कर पाएंगे। टीचर्स के लिए बहुत पिवटल रोल निभाते हैं। और मेंटल हेल्थ और पब्लिक मेंटल हेल्थ इथिक्स में साइकोलॉजिस्ट को, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज को कभी कभी उससे हिसाब से चलना पड़ता है, जो अक्सर, ये शब्द का मैं कोर्स मतलब बताता हूँ। पब्लिक हेल्थ एथिक्स जो होती है ना, वहाँ ये नियम होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो कई बार ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं जो जिस संस्थान में आपको साइकोलॉजिस्ट आ रहा है उस संस्थान की कुछ पॉलिसीज है, तो उसी के अंदर रहकर वो ऑपरेट करते हैं। पर उस संस्थान की पॉलिसी ही अगर डिस्क्रिमिनेटरी है तो फिर क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि जो काउंसलिंग सेंटर्स हो, जो साइकोलॉजिस्ट हो, उन्हें मल्टीपल लेवल पर हम एम्बेड करें। हम पब्लिक हेल्थ पे इंश्योर करें कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो सेफगार्ड्स उनको एक्सपेंड करें, उनके अलावा और भी सुविधाएं हों। हमें
ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी इस तरह से बने कि मेंटल डिस्ट्रेस कम हो, दबाव कम पड़े, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो, हर व्यक्ति का जीवन और कैंपस में रहना उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना एक दूसरे स्टूडेंट का है। तो जब तक हम ऐसा स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि आपको कितने टॉपिक्स याद हैं, कितना आप रिवाइज कर पा रहे हो। मैंने आपको बताया मिनी लेटरल्स के बारे में। व्हाट आर मिनी लेटरल्स? क्यों ग्लोबलिज्म कमजोर पड़ गया? क्या इसका इतिहास है? नक्सलाइट्स कौन होते हैं? कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं? क्या इसके ऊपर एक राइटअप आप 10-50 वर्ड्स का लिख सकते हो मेरे लिए? अगर आप लिख सकते हो तो वी हैव बीन सक्सेसफुल। यही कोशिश है इस टॉपिक की। तो ये था आज का आर्टिकल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस